कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों। ईद को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। सामूहिक तौर पर नमाज और कुर्बानी पर लगी रोक। घर के अंदर ही मनेगी ईद। कोरोना की देसी वैक्सीन का एसएन में होगा ह्यूमन ट्रायल। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एसएन का हुआ चयन। बड़ी संख्या में अन्य दल के लोग हुए सपा में शामिल। पार्टी को मजबूत करने की बात के साथ सपा के अखिलेश यादव पर जताया भरोसा। शिक्षा नीति देश की शिक्षा में करेगी बड़ा परिवर्तन। लागू होने में भी करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। नशा कारोबारी विक्की अरोड़ा ने 7 नए नामों का किया खुलासा। 5 आरोपी आगरा के, 2 मथुरा के। पंजाब पुलिस आगरा पुलिस की मदद से गिरफ्तारी में जुटी। पूर्व मंत्री चौधरी बशीर पर दर्ज हुआ एक और मुकदमा। धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत दर्ज हुआ मुकदमा। बकरा मंडी के समर्थन में आए थे चौधरी बशीर। जेल में निरुद्ध भाइयों की कलाई पर बहनें नहीं बांध पाएंगी राखी। कोरोना संक्रमण के चलते जेल प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या भेजी आगरा की राज। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की रखी जाएगी नींव। अजीजपुर धनौली में भीषण जलभराव। क्षेत्र में संक्रमण का खतरा। नार के जीवन जीने को मजबूर है लोग। रक्षाबंधन पर इस बार बहनें नहीं कर सकेंगी रोडवेज बसों में फ्री सफर। रोडवेज बेड़े में इस बार 65% बसें ही शामिल। रक्षाबंधन को लेकर रोडवेज विभाग ने किए कई इंतजाम।
जिला आगरा केमिस्ट एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी के साथ गिरफ्तारी की उठाई जा रही है मांग। मृतक प्रधान के परिजनों से सांसद एसपी सिंह बघेल ने की मुलाकात। एतमादपुर के गांव रसूलपुर में रंजिश के तहत हुई थी ग्राम प्रधान हरिकिशन की मौत। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने रिक्शा चालक की हत्याकांड का किया खुलासा, 2 हत्यारोपी को किया गया गिरफ्तार। बैंक प्रबंधक का तानाशाही रवैया, ग्राहक को बैंक के बाहर करने के लिए धक्के मारता वीडियो हुआ वायरल। फिरोजाबाद के थाना खेरगढ़ स्टेट बैंक का मामला। शिकोहाबाद में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने की ताबड़तोड़ छापेमार कार्यवाही से बाजार में मचा हड़कंप। पुलिस प्रशासन ने शिकोहाबाद नगर के बाजारों में किया फ्लैग मार्च, तो त्योहार पर व्यापारियों को जागरूक। अनलॉक 3 के नियमों का पालन कराने के लिए सभी से की अपील। परिजनों ने काटा हंगामा, एतमादपुर के भागुपुरा में निर्माणाधीन आटा मिल की तीसरी मंजिल से गिरने से घायल मजदूर की हुई मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस अनियंत्रित हो पोल से टकराई, 1 की मौत, 20 से ज्यादा यात्री घायल। फिरोजाबाद के नकला खंगा थाना क्षेत्र का है मामला। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, शमशाबाद थाना क्षेत्र का मामला। सोनी शिवहरे को नगरपालिका सिरसागंज में प्रशस्ति पत्र देके किया गया सम्मानित। लॉकडाउन के समय किए गए कार्यों की गई सराहना। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है और शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन का रूप दे दिया है, तो वहीं जिला प्रशासन आगरा ने ईद को लेकर भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस बार ईद शनिवार को पड़ रही है, जो मिनी लॉकडाउन के अंतर्गत होगी। जिला प्रशासन आगरा ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जहां प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी करी है, तो वहीं ईद के पावन पर्व को लेकर जिला प्रशासन आगरा ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। दरअसल आपको बताते चले कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार ने 5 दिवसीय कार्य करने की गाइडलाइन जारी की है। शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन का रूप दिया गया है, यानी साफ है कि शनिवार और रविवार के दिन मिनी लॉकडाउन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, ना ही बाजार खोले जाएंगे। ऐसे में ईद का पर्व कैसे मनेगा? जिला प्रशासन ने अपनी रणनीति साफ कर दी। जैसे कि शासन की तरफ से आदेश हैं, निर्देश हैं, उनका अच्छा से पालन कराया जाएगा। और मस्जिदों में जैसा कि सबको मालूम है, मंदिर मस्जिदों में सभी जगह पूजा नमाज आदि में प्रतिबंध है, कहीं भी कोई भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी और उसके लिए पर्याप्त ड्यूटियां समय पर उपस्थित रहेंगी और 100% लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण ने सभी मजिस्ट्रेटों और एसएसपी आगरा बबलू कुमार शुक्रवार को फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में बसपा के साथ अन्य दलों को छोड़ और कई पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, बीडीसी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अन्य दलों से सपा में शामिल हुए इन सभी लोगों ने सपा को मजबूत करने की बात कही। शुक्रवार को फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में बसपा के साथ अन्य दलों को छोड़ और कई पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, बीडीसी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अन्य दलों से सपा में शामिल हुए इन सभी लोगों ने सपा को मजबूत करने की बात कही। इससे पहले पार्टी पदाधिकारियों ने अन्य जिलों से आए इन नेताओं का माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष के साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दूसरे दलों से आए लोगों को सपा की सदस्यता भी दिलाई। अगर इस देश में कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए आपके मान सम्मान में कभी कहीं कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। जहां भी जो जिस लायक है उनको संगठन में भी एडजस्ट किया जाएगा और कोई भी वर्कर, एक भी कार्यकर्ता खाली घर पर नहीं बैठेगा। मुझे सबके अनुभव की, सबके वर्क की, सबके मेहनत की मुझे बहुत आवश्यकता है और आप सभी लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं। हमें हर हालत में आगरा से 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी को जितानी है। ये सोचकर अपने आप को जिलाध्यक्ष मानकर आप कार्य करने के लिए आज से लग जाएं। बाकी मैं क्या कहूँ, आप सब मेरे
अपने हैं। बस एक शायद के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि लगा दे आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दे जुल्म की हस्ती बगावत हो तो ऐसी हो। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का कहना था 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो भाजपा को टक्कर देगी। जिस तरह से इस समय पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और अपराध अपनी चरम सीमा पर है, उसे लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव और अखिलेश सरकार में किए गए विकास कार्यों और जनहित योजनाओं को याद कर रहे हैं। ऐसे में अन्य दलों के लोग ही सपा पर भरोसा जता अपने दलों से किनारा कर रहे हैं। यही कारण है लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं और अन्य दलों से आए लोगों का हुजूम भी इकट्ठा हो गया। इसे लेकर ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी नजर आई। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल, राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन, जिला महासचिव शिवराम यादव और टूंडला से सपा प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर के साथ बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। 35 वर्षों बाद देश की शिक्षा नीति में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक हुए इस परिवर्तन में छात्रों को नए पाठ्यक्रम से लेकर नई तकनीकों के साथ शिक्षा मिलेगी। जहां अब पहला बोर्ड 12वीं में आएगा, तो वहीं उच्च शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर एमफिल पाठ्यक्रमों की भूमिका ही समाप्त कर दी गई है। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू करने में फिलहाल 10 से 15 वर्षों का समय लगना तय है। भारतवर्ष की शिक्षा नीति यानी पाठ्यक्रमों से लेकर पढ़ाई के तरीकों, तकनीकों में एक बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। इससे पूर्व सन 1986 में देश में कई शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसे एक बड़े परिवर्तन के साथ नया रूप व नया कलेवर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार आने वाले दिनों में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी, तो वहीं कक्षा 9 से सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर पढ़ाई होगी। शिक्षाविद व केएमआई संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर ने बताया कि अब नवीन तकनीक में शिक्षा 5+3+3+4 के क्रम में दी जाएगी और छात्रों को पहला बोर्ड 12वीं में ही देना होगा। वहीं 6वीं कक्षा से कौशल विकास भी जोड़ा जाएगा और कई तकनीकों के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह का परिवर्तन होगा, क्योंकि ये चीज़ें समय के साथ सामने आएंगी। अभी हमने एक बहुत कहना चाहिए कि एक मोटा हमने अध्ययन किया है, सभी लोग देख रहे हैं। अभी वो पूरी पॉलिसी मैं नहीं समझता कि कोई 100, 150, 200 पृष्ठों का पूरी पॉलिसी कोई पढ़ पाया होगा, लेकिन जो चीज़ें देखने में आ रही हैं वो मुख्य रूप से ये है कि सरकार का प्रयास कई चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया है। एक तो ये कि उन्होंने उस नई शिक्षा नीति को, ये अच्छी बात है कि 1986 के बाद, उससे पहले लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हम पढ़ रहे थे, फिर 86 में एक शिक्षा पद्धति नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और उसके बाद अब जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल नए कलेवर में हमारे सामने आई है। वहीं उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत ग्रेजुएशन अब 4 वर्षों की होगी, लेकिन यदि छात्र चाहे तो किसी भी वर्ष में इसे बीच में ही छोड़ सकता है। जितने वर्ष की वह पढ़ाई करेगा उसे उतने का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पहले वर्ष में जहां प्रमाण पत्र मिलेगा, वहीं दूसरे वर्ष में डिप्लोमा, तीसरे में ग्रेजुएशन की डिग्री और 4 वर्ष पूरे होने पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। तो अभी भारतवर्ष की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से इन सभी चीज़ों को लागू करने में काफ़ी समस्याएं सामने आएंगी व्यावहारिक रूप से। मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा। ठीक है, प्रयास अच्छा है और अगर हम इस प्रयास में सफल होते हैं तो हमको समय भी उन्होंने कहा है कि अगले 15 वर्षों में हम 2035 तक कुछ प्रतिशत इसका भाग जो लागू करने की बात है, पूर्ण रूप से 35 तक भी लागू नहीं हो पाएगी, लेकिन 2035 तक हम स्टेप बाय स्टेप, फिर 2040 तक का अगला लक्ष्य है, 2050 तक का अगला लक्ष्य है, तो हम एक कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। और अगर सफलता मिलती है ईश्वर की कृपा से, समाज से भी सहयोग अपेक्षित है, अभिभावकों से, विद्यार्थियों से, सरकार से, क्योंकि अकेले सरकार ही इसका कोई किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खाली सरकार के पास नहीं होता जब तक हम। वहीं उन्होंने बताया कि एक बड़ा बदलाव विश्वविद्यालय स्तर पर शोध में किया जा रहा है, जिसके तहत एमफिल पाठ्यक्रम की भूमिका को समाप्त किया जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रोफेसर श्रीधर कहते हैं कि अभी तक शोध करने वाले छात्रों के लिए एमफिल बहुत ही सहायक होता था और उन्हें शोध करने की तकनीक काफी हद तक पता चल जाती थी,
इसे समाप्त करना शोध विद्यार्थियों के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए देखिए 4 वर्ष का उन्होंने स्नातक पाठ्यक्रम कहा है और उसमें कई एग्ज़िट ऑप्शंस हैं। जैसे अभी तक क्या व्यवस्था थी कि अगर बीए या बीएससी बीकॉम हमने ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होता है, उसको हमने बच्चे ने पहला साल किया और अगर वो किन्हीं कारणों से छूट गया या वो पूरा नहीं कर पाया तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी। अभी उन्होंने जो नई व्यवस्था है उसमें एग्ज़िट ऑप्शंस रखे हैं, कई तरह के निकास के विकल्प रखे हैं। एग्ज़िट मतलब निकास। जैसे प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण किया उसने और वो आगे नहीं पढ़ पाता है तो उसको सर्टिफिकेट एक प्रदान किया जाएगा, एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आपने 1 वर्ष का अध्ययन किया, उसका ये प्रमाण पत्र है। दूसरे वर्ष का अध्ययन भी करता है और दूसरे वर्ष के बाद उसे किन्हीं कारणों से छोड़ना पड़ता है तो उसे एक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। फिर तीसरे वर्ष का अध्ययन करता है तो स्नातक की डिग्री मिलेगी। उसके बाद वो और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है तो 1 वर्ष का और अध्ययन करेगा तो उसको एमए की डिग्री भी मिल जाएगी। इस तरह का कुछ प्रावधान है जो मेरे संग। प्रोफेसर श्रीधर मानते हैं कि शिक्षा नीति को तुरंत लागू कर पाना काफी मुश्किल होगा। वे कहते हैं कि पहले चरण में हो सकता है एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरे शिक्षा नीति को बदलने में लगभग 15 वर्ष का समय लग सकता है। जो लक्ष्य तय किया गया है उनमें भी 2035 तक केवल कुछ प्रतिशत ही बदलाव किया जाना है। हालांकि सरकार की ओर से शिक्षा नीति आई है, अब इस पर तमाम संस्थानों व शिक्षाविदों की ओर से अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराएंगी। काफी समय तक इस पर भी मंथन या कुछ विरोध के स्वर उठने की भी उम्मीद है। आने वाले दिनों में इस नई नीति को लेकर काफी कुछ और देखने को मिलेगा। आगरा से 11 राज्यों में नशे का कारोबार करने वाले विक्की अरोड़ा ने रिमांड में पूछताछ के दौरान 7 नए नामों का खुलासा कर दिया है, जिनकी तलाश में पंजाब पुलिस और आगरा पुलिस जुट गई है। इन 7 नामों में से 5 लोग आगरा के और 2 लोग मथुरा के रहने वाले हैं, जो नकली इंजेक्शन बनाकर 11 राज्यों में सप्लाई करते थे। 11 राज्यों में नशे की दवा सप्लाई करने वाले आगरा गैंग के तार नकली इंजेक्शन सप्लाई करने वाले रैकेट से जुड़े हैं। दरअसल पंजाब पुलिस की पूछताछ में जितेंद्र उर्फ विक्की अरोड़ा और कपिल अरोड़ा से यह पूरा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया है कि आगरा गैंग का सरगना विक्की अरोड़ा कमला नगर के कर्मयोगी इनक्लेव का निवासी है। इसी इनक्लेव में दवा माफिया नकली मिकासिन इंजेक्शन की भी सप्लाई करता है। दोनों के बीच संबंध भी हैं। तो उधर पुलिस को आगरा गैंग के साथ 7 लोगों की भी तलाश है। इनमें 5 आगरा के और 2 मथुरा के रहने वाले बताए गए हैं। नकली मिकासिन इंजेक्शन 1 साल पहले आगरा के निगोरा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे। तत्कालीन मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रैकेट का सरगना कर्मयोगी इनक्लेव का निवासी है। यह मामला बाद में दब गया था। अब पंजाब पुलिस ने जितेंद्र उर्फ विक्की अरोड़ा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो पंजाब पुलिस ने जानकारी आगरा पुलिस को भी दी है। आगरा के पुलिस अधीक्षक नगर रोहन पी बोत्रे ने बताया कि पंजाब पुलिस से मिली सूचनाओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। दवा माफियाओं पर दर्ज केस का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। पुलिस पूछताछ में आगरा और मथुरा के 2 गैंग का खुलासा हुआ है। विक्की अरोड़ा ने 7 लोगों की जानकारी दी है। यह लोग अपने असली नाम छुपा रहे हैं। 4 के नाम सौरभ हैं और 3 के नाम गौरव हैं। 7 में से 5 आगरा के हैं और 2 मथुरा के निवासी हैं। विक्की के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। 7 फर्म का लाइसेंस निरस्त होगा। पुलिस दोबारा से विक्की को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी देगी और फिर रिमांड पर दोबारा से पूछताछ की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में जब पंजाब पुलिस ने नशे के नकली कारोबार का भंडाफोड़ किया तो वही हैरत की बात यह है कि ताजनगरी आगरा से कई राज्यों में नेटवर्क चलाने वाले विक्की अरोड़ा की जानकारी और भनक आगरा के औषधि विभाग और पुलिस को तक नहीं थी। ऐसे में आगरा के औषधि विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, धारा 144 का उल्लंघन और दर्जनों लोगों की भीड़ जुटाने के मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बीती रात को चौधरी बशीर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ में बकरा मार्केट में पहुंचे थे और बाजार लगाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस संबंध में थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व
पूर्व मंत्री चौधरी बशीर पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल आपको बताते चले, इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर धारा 144 लागू है। धारा 144 का मतलब 4 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं, ना ही किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मगर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर दिया है। मामला है बीती रात का, जब ईद से 2 दिन पूर्व मुस्लिम बस्तियों में बकरे बेचने का सिलसिला चल रहा था। तभी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मंटोला में लगने वाले बकरे की मंडी में पहुंच गए। पूर्व मंत्री चौधरी बशीर लोगों से अपील करते हुए दिए, आराम से त्योहार मनाओ, मगर चौधरी बशीर ये भूल गए कि दर्जनों लोगों के साथ में निकलने वाले पूर्व मंत्री ने प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया और कोरोना वायरस संक्रमण को खुला न्योता दे दिया। एक बार फिर देखिए आप किस तरीके से पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने धारा 144 का उल्लंघन किया है। कोई कहीं नहीं जाएगा, तसल्ली से बैठो अपना माल, कोई कहीं नहीं जाएगा, बैठा उसके लिए, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं बैठा उसके लिए, मैं बैठा यहाँ पे कोई है, को लाए बुला के यहाँ पे हम बैठे। धारा 144 का उल्लंघन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने, दर्जनों लोगों की भीड़ जुटाने की जानकारी होने पर थाना मंटोला की पुलिस सहित सीओ छत्ता उदयराज सिंह ने भी मौके पर पहुंचे। पुलिस आए तो भगाना नहीं की बात कहने वाले चौधरी बशीर खुद पुलिस को देखकर भाग गए। इस मामले में अधिकारियों के आदेश पर मंटोला पुलिस ने चौधरी बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल रात में मंटोला तिराहे पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिस संबंध में थाने पर मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। और जैसा कि संज्ञान में ये बात आ रही है कि उस भीड़ को उकसाने में चौधरी बशीर भी मौजूद थे। वीडियो फुटेज वगैरह इस तरीके के प्राप्त हो रहे हैं, जिनका अवलोकन किया जा रहा है। यदि ये बात सत्य पाई जाएगी तो जो भी लोग भीड़ जुटाने में या भीड़ में पाए गए हैं, जिन लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले पूर्व मंत्री चौधरी बशीर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। तो उधर पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि धारा 144 का उल्लंघन करना और कोरोना वायरस जैसी महामारी की गाइडलाइन का पालन नहीं करने के मामले में चाहे मंत्री हो या फिर विधायक, किसी को कानून का उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगी। संक्रमण के चलते मुख्यालय कारागार प्रशासन लखनऊ द्वारा बहनों की राखी और रोली लिफाफे में बंद कर लिफाफे में लेने के आदेश जेल प्रशासन को दिए गए हैं। जेल पर भाइयों के लिए राखी देने पहुंची बहनों का कहना है कि हर साल की तरह रक्षाबंधन का त्योहार इस बार ऐसे नहीं मना पाएंगी। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगी। संक्रमण के चलते मुख्यालय कारागार प्रशासन लखनऊ द्वारा बहनों की राखी और रोली लिफाफे में बंद कर लिफाफे में लेने के आदेश जेल प्रशासन को दिए गए हैं। जेल में भाइयों के लिए राखी देने पहुंची बहनों का कहना था कि हर साल भाई को रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधी थी, लेकिन इस बार वह जेल में बंद हैं, इस कारण राखी देने आए हैं। नगमा, हम अपने भाई को हर साल राखी बांधते हैं, इस साल वो जेल में है तो हम राखी बांधने आए हैं लिफाफे में लेकर। तो अब क्या जेल में आप राखी देने आई हैं, तो किस तरीके से यहाँ देने आई हैं? लिफाफे में रखकर। अच्छा, तो अब की बार राखी नहीं बांधी जाएंगी जेल पर? पता नहीं है। आपको कैसे जानकारी हुई कि यहाँ लिफाफे में ले जानी है? जिला जेल पर लिफाफे में बंद राखी और रोली देने के लिए बहनें पहुंच रही हैं। लिफाफे व बंदी का नाम, बैरक नंबर, पता लिखा जा रहा है। गुरुवार को काफ़ी बहनें लिफाफे में राखी देने पहुंची और इस दौरान संक्रमण को देखते हुए हाथों को भी सैनिटाइज किया जा रहा था। क्या नाम है आपका? आशा चौहान। आशा जी कहाँ से आई हैं? न्यू आगरा थाना से। तो कौन है जेल में आपका? मेरा भाई। क्या नाम है? मोहित चौहान। तो क्या राखी देने आई हैं? घर पे बांधती थी, इस साल जेल में है इसलिए जेल में देने आई हूँ। लिफाफे में दी जा रही हैं। अच्छा, क्या क्या लेके आई हैं आप? राखी लेके आए और सामान लेके आए, लेकिन मिठाई नहीं जा रही तो मिठाई लेके नहीं आए। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आज? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जेल पर राखी पहुंचाने का सिलसिला बना हुआ है। 1 अगस्त तक बहनों से जिला जेल पर राखी ली जाएगी। सभी बंदियों की राखी एकत्रित कर जेल में रख ली जाएंगी। 3 अगस्त रक्षाबंधन पर हर बैरक में बंदियों की राखी पहुंचा दी जाएगी।
जिससे वो बहनों की राखियों को अपनी हाथ की कलाई पर बांध लेंगे। राखी देने पहुंच रही बहनों की आंखें भरी हुई नजर आई। उनका कहना है कि हर साल घर पर राखी का त्योहार मनाते थे, लेकिन इस बार भाई को जेल में राखी देने आए हैं। आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में त्रेता के अवतारी भगवान श्री राम के मंदिर के पूजन के दौरान ताजनगरी आगरा का भी अहम योगदान रहने वाला है। विश्व हिंदू परिषद और सोमनाथ धाम से जुड़े पदाधिकारी और हिंदूवादी संगठनों ने आगरा की रज को भगवान श्री राम के चरणों के लिए भेजा है। ये रज अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के विशाल राम मंदिर निर्माण में लगाई जाएगी। आगामी 5 अगस्त को त्रेता के अवतारी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की नींव अयोध्या में रखी जानी है। यानी जिस पल का पूरे देश के हिंदूवादी नेताओं, संगठनों और भगवान श्री राम के चरणों में आस्था रखने वाले लोगों को इंतजार था, वह पल अब आ ही गया। आगामी 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित तमाम हस्तियां अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की नींव में चांदी की ईंट रखकर शुरुआत करने जा रही है। इस पल को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदूवादी संगठन इसको किसी एक पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को आगरा के शाहगंज स्थित सोमनाथ मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद सहित सोमनाथ धाम से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे। इन लोगों ने बताया कि त्रेता के अवतारी और भगवान श्री राम का अयोध्या में बनने वाला मंदिर विश्व में सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस मंदिर निर्माण में ताजनगरी आगरा का भी योगदान रहे। इसके लिए हिंदूवादी संगठनों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए रज भेजी है। बहुत बड़ा पवित्र दिन है हम सबके लिए 5 अगस्त। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। उसका भूमि पूजन 5 अगस्त को है। इसको लेकर के हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे हिंदुओं में भी खुशी का माहौल है। 490 साल से हम लोग लगभग जो प्रतीक्षा कर रहे थे, जो हमारा पूरा हुआ है। निश्चित रूप से जिन अयोध्या में जिन बंधुओं ने आंदोलन किया और जिन बंधुओं की इसमें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने अपने घरों में 5 अगस्त को अपने प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलित करें। और आज श्री सोमनाथ धाम से रज, पवित्र मिट्टी, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये मिट्टी अयोध्या के लिए जा रही है। ये अपने श्री सोमनाथ धाम की मिट्टी उसमें भूमि पूजन में शामिल हो, जिससे हमको भी एक खुशी का जो हो रही है, वो खुशी हम अपने मिट्टी भेज करके अपनी उसमें सहभागिता निभा रहे हैं। अयोध्या में 5 अगस्त से शुरू होने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जगह जगह हिंदूवादी इसे दीपावली के रूप में मनाने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और तमाम हिंदूवादी संगठन इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो वहीं हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों का कहना है, ये देश के लिए सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन भगवान श्री राम के मंदिर की नींव अयोध्या में रखी जाएगी। प्रभु श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण हेतु 500 वर्षों से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था और असंख्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अब वो सपना हम सबका साकार होने जा रहा है, तो हम सबकी आस्था कहीं ना कहीं ये हर चीज से जुड़ी हुई होती है। तो आगरा जिले से पूरे देश भर से जो पवित्र स्थान है अपने अपने जिले में, अपने अपने गृह जनपदों से, वहाँ की रज जो है प्रभु हम सभी की मांग है और ये हम सबका सपना है कि उस भव्य मंदिर निर्माण की जो नींव रखी जाए उसमें ये रज जो है वहाँ पर लगे और कहीं ना कहीं हम सबकी जो आस्था है और हम सबकी जो भावना है वो सब साकार हो। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह कोई भी रज भेज रहा है, कोई ईंट भेज रहा है, कोई गंगा जल भेज रहा है, कोई यमुना जल भेज रहा है। यानी पूरे देश में भगवान श्री राम के मंदिर का हर्षोल्लास देखा जा रहा है। मलपुरा के अजीजपुर धनौली में इस वक्त नार की हालात है। वर्षों पुरानी ये मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। घरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ है। लोगों को मजबूरन गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भीषण गंदगी और जलभराव से जूझते लोगों में स्थानीय विधायक और सांसद के प्रति तीखा आक्रोश है। अजीजपुर धनौली के लोग नार के जीवन जीने पर मजबूर हैं। घर का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल यहाँ वर्षों से लोगों की मांग है कि सड़क किनारे नाले बनाए जाएं, मगर वर्षों पुरानी यह मांग आज भी पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ नाले न होने पाने की वजह से पूरे क्षेत्र में जलभराव है।
हालात ऐसे हैं कि लोगों को गंदे पानी से ही गुजरना पड़ता है, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है और साफ सफाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं अजीतपुर, धनौली और विकास नगर में भीषण जलभराव स्थानीय अधिकारियों की घोर लापरवाही को साफ दर्शा रहा है। सिर्फ हुआ तो वो कागजों में हुआ। हम माननीय प्रशासन से और माननीय क्षेत्रीय विधायक हेमलता देवकार से अनुरोध करते हैं कि इस रोड का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए और क्षेत्रीय जनता को असामान्य जो हालत है उसे सामान्य किया जाए, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे, महिलाएं, स्कूली छात्र और कामगार लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में इससे रोज आते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, गाड़ी पलटती हैं, ख़राब होती हैं, टूटते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था, टेम्पो पलट गया था, ट्रैक्टर भी पलटा था। तो यहाँ रोज़ आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का निस्तारण किया जाए। धनौली अजीतपुर के रहने वाले लोगों की यह मांग कोई आज की नहीं है। न जाने कितनी सरकारें बदली, कितने विधायक और सांसद बदल गए, मगर यहाँ हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि इलाके के विधायक से लेकर सांसद को कई बार गुहार लगाई, मगर धनौली अजीतपुर के लोगों की समस्या का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, जहाँ लोगों में तीखा आक्रोश देखा जा रहा है। संबंध में हमारे माननीय विधायक हेमलता देवकार जी, सांसद जी और डीएमओ पे सभी जगह पर ज्ञापन दिया गया है और कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। गंदे पानी की समस्या की वजह से ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना महिलाएं सब्जी लेने जा पाती हैं, कोई इधर से उधर जा नहीं पाता, रिश्तेदार आ नहीं पाता है। कब से समस्या है ये कई सालों की समस्या बनी हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई सुनवाई के नाम पर केवल और केवल आश्वासन है। यहाँ रहने वाले लोग विधायक और सांसद को पूछ रहे हैं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के टाइम जहाँ सांसद और विधायक तमाम वादे करके जाते हैं, मगर विधायक और सांसद बनने के बाद आज तक इस क्षेत्र में झांके तक नहीं। पर अब देखना होगा धनौली अजीतपुर के लोगों की समस्याओं का निस्तारण कब तक हो पाता है। इस बार कोरोना काल में पड़ रहे रक्षाबंधन पर्व को लेकर रोडवेज विभाग ने कुछ अलग इंतजाम किए हैं। इस बार रोडवेज विभाग ने बहनों के फ्री सफर पर रोक लगाई है, तो बसों के बेड़े में केवल 65% बसें ही शामिल की गई हैं। तो वहीं रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि बसों में सफर करने से पहले और सफर के बाद बसों को सैनिटाइज करने के साथ ये भी देखा जाएगा कि सभी यात्री बसों में बैठते समय मास्क जरूर पहने हो और एक सीट पर केवल एक ही यात्री सफर कर रहा हो। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें रोडवेज बसों में फ्री सफर नहीं कर सकेंगी। बता दें, बसों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए कोरोना काल में रोडवेज विभाग ने यह फैसला लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि इस बार कोरोना काल में रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। इस त्योहार पर जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करती थीं, मगर इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोडवेज बस में महिलाओं को किराया देना होगा। महिलाओं के किराया देने का फैसला किया गया है। वहीं रोडवेज आरएम अजय कुमार ने बताया कि इस बार कोरोना काल के चलते केवल 65% बसें ही चलाई जाएंगी और इस बार रोडवेज बस में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को बस का किराया देना होगा। आरएम अजय कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए इस बार आगरा में रोडवेज के बेड़े में 407 बसें ही लगाई गई हैं। इसके साथ ही बसों में एक सीट पर एक ही यात्री के बैठने के साथ बसों को यात्रा करने से पहले और बाद में पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सभी यात्री मुंह पर मास्क जरूर लगाए हों। रक्षाबंधन का पर्व इस बार कोरोना के ग्रहण काल में आ रहा है, इसलिए यात्रियों का जो मूवमेंट है वो बहुत कम पहले से चल रहा है। इस समय हम अपनी 65% बसों को चला रहे हैं। यद्यपि हमने रक्षाबंधन के दृष्टिगत इन बसों में 25 बसों की वृद्धि और कर रहे हैं, परंतु ये संभावना है कि जो लंबे दूरी के जाने वाले लोग तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। स्थानीय लोग, 1-2 जनपद के लोग आवागमन करेंगे। इस बार अभी तक प्रांत सरकार ने महिलाओं के जो सुविधाएं मिलती थी प्रतिवर्ष की, वो फ्री यात्रा करेंगी, वो अनुमति नहीं की है। हमने कुल मिलाकर 460 बसें इस त्यौहार पर हम उतार रहे हैं, जो लगातार 4 दिन तक दिन रात उपलब्ध रहेंगी। क्योंकि इस बार ये भी नियम है कि हम केवल
सीट की क्षमता तक ही यात्री ले जा सकते हैं, तो उन नियमों को पालन किया गया है और थोड़ा सैनिटाइजेशन वगैरह की बाध्यता है कि सैनिटाइज कराने के बाद ही उसमें चढ़ेंगे यात्री। महिलाएं हों, मुंह पर मास्क हो आदि रखेंगे, तो इनके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ के कारण इन नियमों का उल्लंघन न हो और इस बीमारी के फैलने की संभावनाएं न बढ़े। बता दें, कोरोना काल में पड़ रहे रक्षाबंधन पर्व में रोडवे विभाग का मानना है कि यात्री लंबी दूरी के सफर से परहेज करेंगे, तो वहीं आसपास सफर करने वाले यात्रियों के लिए रोडवे विभाग ने यह व्यवस्था बनाई है। रोडवे अधिकारियों का कहना है कि रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों को बसों में सफर करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसे लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताजा खबरों पर। जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर आगरा में नशे का कारोबार कर रहे लोगों की पंजाब पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद पूरे ताज नगरी में हड़कंप है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से आगरा के केमिस्ट अपनी भी बेवजह बदनामी होने की बात कर रहे हैं। जिला आगरा केमिस्ट एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से इस मामले में ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी के साथ गिरफ्तारी की मांग उठाई। अगर उस समय इनको डीएम साहब थे, एनजी रवि कुमार जी थे, उस समय हमने उनको उस समय भी ज्ञापन दिया था, मगर उसके बाद पता नहीं उन्होंने सीडीओ साहब को दिया था जांच करने के लिए। उनकी ऑडियो जो 35 लाख की उन्होंने जो घूस मांगी थी, और उसके बाद उसके ऊपर पता नहीं क्या हुआ, हमें यही अवगत नहीं कराया गया। और अगर उस समय अगर ये बर्खास्त करते तो आज ही नौबत नहीं। आज हम फिर से जिला आगरा केमिस्ट एसोसिएशन एवं दवा विक्रेता या कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं। डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, तत्काल ड्रग इंस्पेक्टर को आप बर्खास्त कीजिए,
उसकी गिरफ्तारी कीजिए। निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है, ड्रग इंस्पेक्टर जब तक कार्यरत रहेंगे अपना कार्य कर। आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल आगरा के थाना एतमादपुर के गांव रसूलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक प्रधान के परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं 1 घंटे का वक्त परिजनों के साथ बिताया। अगर एक जनता का सच्चा सेवक होने की बानगी आपको देखनी है तो इस खबर को देखिए, जिसमें आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल एतमादपुर के गांव रसूलपुर पहुंचे, जहां एक रंजिश में हत्या में मारे गए ग्राम प्रधान हरिकिशन के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और करीब 1 घंटे का वक्त बिताया, जहां सांसद एसपी सिंह बघेल ने परिवारजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। जैसा पूरे जिले को पता है कि ग्राम प्रधान रसूलपुर हरकिशन को जला करके, पहले मार के फिर जला करके हत्या जो की गई है, पुलिस ने बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर सही मुलजिम को पकड़ करके उसको जेल भी भेज दिया और उससे घर के लोग संतुष्ट भी हैं। ये हत्या का मोटिव कोई खास नहीं था, जो होनी नहीं चाहिए थी, और राशन कार्ड को लेकर के अथवा पुरानी छोटी 1-2 मुकदमेबाजी को लेकर के ये हत्या हुई और आज प्रधान जी का परिवार जो है परिवार के मुखिया विहीन हो गया। इसके पीछे अशिक्षा और शराब है, इसलिए अगर हत्यारा शराबी ना होता, शिक्षित होता, तो किसी भी कीमत पे ये हत्या नहीं होती। तो ये हत्या का कारण अशिक्षा है। छोटी मोटी दुश्मनी है वो अलग बात है, लेकिन मेन चीज़ है शराब और अशिक्षा है। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मुलजिम शराबी नहीं होता तो आज प्रधान जी नहीं मारे जाते। तो लोगों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए और ये सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करना चाहिए। एतमादपुर पुलिस को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत जल्दी इस ब्लाइंड मर्डर को उन्होंने खोलने का काम किया और अभियुक्त को जेल भेजा। और वहीं इस मौके पर मौजूद युवाओं को अटल बीमा योजना कराने के लिए भी प्रेरित किया गया। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड के खुलासे के साथ 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि तंगी के चलते दोनों ही हत्यारों ने रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या कर दी। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि 21 जुलाई को जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओम फैक्ट्री के पीछे एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। मृतक की उम्र तकरीबन 16 साल थी। शिनाख्त में लगी पुलिस को जानकारी में आया कि मृतक इटावा का रहने वाला ऋतिक है, जो ताजनगरी आगरा में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन करता है। अब पुलिस इस हत्याकांड के खुलासे के लिए लगी थी कि 30 को पुलिस द्वारा कुछ सूचना संकलन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त मलपुरा थाना क्षेत्र के सचिन और राजा बाबू उर्फ भगोना है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि दोनों हत्यारोपियों ने हत्या की वारदात को जहां कबूला, तो वहीं इस हत्याकांड के पीछे की वजह आर्थिक तंगी भी बताई जा रही है। देखिए 21 जुलाई 2020 को एक अननोन डेड बॉडी थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में मिली थी। ये रात का समय था जब फ़ोन कॉल आए तो सारे अधिकारी जो है वो मौके पे पहुंचे थे। डेड बॉडी को एक वायर से बांधा गया था और एक बेडशीट के ऊपर डेड बॉडी रखी गई थी रोड के किनारे। इसमें पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई थी और थाना जगदीशपुरा पे 375/20 मुकदमा 302, 201 मर्डर की धारा में लिखा गया था। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सीसीटीवी की मदद से कई सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। 2 लोगों की अरेस्टिंग इसमें की गई है। एक का नाम सचिन है, दूसरे का नाम राजा बाबू है। दोनों रहने वाले मलपुरा के यहाँ जगदीशपुरा क्षेत्र में रेंट पे एक मकान लेके दोनों रहते हैं, दोस्त हैं। हत्या का जब इन्वेस्टिगेशन इसमें की गई, जब इन लोगों से इंटरोगेशन किया गया तो ये पता चला कि पैसे के लिए इन्होंने इस लड़के को, जो कि एक ऑटो रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, उसको अपने घर पे बुलाया था मकान शिफ्ट कराने के बहाने से। पुलिस के मुताबिक पुलिस गिरफ्त में आने वाले हत्यारोपी लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इन दोनों ही लोगों ने आर्थिक तंगी खत्म करने के लिए ई रिक्शा चोरी और लूटने का प्लान तैयार किया और ई रिक्शा चालक को बुलवा कर भरोसा दिलाया कि हम एक मकान का सामान दूसरे मकान में शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये भरोसा आते ही मौका पाकर दोनों ने रिक्शा चालक को पहले गर्दन दबाकर मौत की नींद सुलाया और फिर चाकू से गोद दिया और शव ले जाकर ओम फैक्ट्री के पीछे फेंक दिया। इस लड़के ने अपने जो
मालिक है उसको भी उनको भी फ़ोन किया था कि एक मुझे व्यक्ति अपना मकान का कुछ शिफ्टिंग कराना है तो उसके लिए बुला रहा है, तो मैं वो काम करके आपके पास आता हूँ। ये करके उस व्यक्ति के घर पे ये लोग, ये जो ई रिक्शा चालक है 16 वर्षीय ऋतिक नाम है इसका, ये लड़का चला गया। जब ये लड़का वहाँ पे चला गया तो इसकी बहुत ब्रूटल तरीके से मल्टीपल स्टैब्स उसके बॉडी पे हमला वहाँ पे किया गया था। जो आला कत्ल इसमें यूज़ किया गया था वो भी बरामद हुआ है। इससे मेन जो मोटिव है इसके पीछे वो इसकी जो ई रिक्शा है उसकी बैटरी निकाल के उसको पैसे के लिए उसको बेच के कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए ताकि अय्याशी की जाए, यही मेन उसमें मकसद था। दोनों जो है गुनहगारों को अरेस्टिंग की गई है और बहुत ही ब्रूटल तरीके का ये मर्डर था। इसमें सीसीटीवी की मदद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, साथ ही में फ़ोन का जो डिटेल्स है सर्वेलांस की इसमें मदद ली गई। इस पूरे प्रकरण में सीओ लोहा मंडी और जगदीशपुरा थाना इंचार्ज और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। किस चीज़ से किया था आरोप, किस चीज़ से किया था? आला कत्ल इसमें बरामद है, आपके सामने रखा। सर ये जो आरोपी और मृतक है क्या इनकी पहले से कोई जान पहचान थी या मतलब सडनली? नहीं, कोई जान पहचान नहीं थी, मात्र लूटपाट करने के उद्देश्य से इन्होंने ये काम किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों ही हत्या आरोपियों से अलहक कत्ल भी व ई रिक्शा बरामद हो गया है और जगदीशपुरा थाना पुलिस ने एक और गुड वर्क कर दिखाया है। शुकाबाद में रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्यवाही तेज कर दी। शुकाबाद क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर टीम द्वारा कई दुकानों पर छापेमारी की गई। अचानक हुई कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। शुकाबाद में रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्यवाही तेज कर दी है। शुकाबाद क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर टीम द्वारा कई दुकानों पर छापेमारी की गई। अचानक हुई कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी BS कुशवाहा ने बताया कि जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए चेकिंग करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर छापेमार कार्यवाही की गई। कुछ दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भाग खड़े हुए। आज सर आपने कहाँ चेक की और कहाँ छापे मारे? यहाँ शुकाबाद में स्टेशन रोड पर छोटी छोटी मिठाई की दुकानें हैं जो अक्सर खुली रखते हैं और रेडीमेड मिठाइयाँ खरीदते हैं गांव से बनी हुई, और घेवर पर ही मलाई लगा के रखे हुए हैं अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर हमने सबको समझाया कि घेवर सूखा बेचें, मलाई अलग से पैक करके दें, जो खाते समय उसको लगाएं खाएं। पहले से मलाई लगाने से घेवर में जो खुश्कपन होता है वो ख़राब हो जाता है, उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, धूल मक्खी भी बैठती है, तो इससे जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है। वहीं उन्होंने बताया कि जगदीश कुमार, सर्वेश कुमार की दुकानों पर घेवर में गुणवत्ता सही नहीं पाई गई, जिसके चलते घेवर को नष्ट करा दिया गया। इसके अलावा मनोज कुमार, अमित कुमार, नीरज की दुकानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि घेवर पर मलाई लगाकर ना बेचें, ग्राहक को मलाई अलग से दें। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। और रक्षाबंधन के पर्व पर इसकी फिरोजाबाद जनपद में विशेष डिमांड रहती है, हर कोई पसंद करता है इसी को। तो कुछ जगह 4-5 दुकानें चेक की, कुछ दुकानदार दुकान बंद करके भाग गए। जहां घेवर खराब लगा मुझे देखने में प्रथम दृष्टया, तो उसको नष्ट करा दिया। और एक जगह से मिठाई में कुछ गुणवत्ता खराब थी, उसका नमूना भी लिया गया है। इस तरह से आम जनमानस से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मलाई युक्त घेवर ना खरीदें, सूखा घेवर खरीदें और मलाई अलग से पैक करा लें और घर जाकर के खाते समय घेवर पे मलाई लगाएं और घेवर का आनंद लें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस दौरान टीम में अरुण मिश्रा, रविभान सिंह आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शुकाबाद में कोविड-19 के दौरान व त्योहारों के चलते अनलॉक 3 के नियमों को पालन कराने और व्यापारियों की सुरक्षा व जागरूकता का संदेश देने व ईद रक्षाबंधन के त्योहारों को लेकर नगर के दोनों बाजारों में शुक्रवार को उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी इंदु प्रभा व थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर सहित सभी चौकी के इंचार्ज पुलिस के जवान फ्लैग मार्च करते सड़कों पर नजर आए। शुकाबाद में कोविड-19 के दौरान व त्योहारों के चलते अनलॉक 3 के नियमों को पालन कराने व व्यापारियों की सुरक्षा
जागरूकता का संदेश देने व ईद, रक्षाबंधन के त्योहारों को लेकर नगर के दोनों बाजारों में शुक्रवार को उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी इंदु प्रभा व थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर सहित सभी चौकी के इंचार्ज पुलिस के जवान सड़क पर उतरे। फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व शांति सद्भावना से त्योहारों को मनाने की अपील करते हुए अधिकारी फ्लैग मार्च यहां करते नजर आए। फ्लैग मार्च में सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान भी साथ चल रहे थे। फ्लैग मार्च कोतवाली से प्रारंभ होकर दोनों बाजारों पक्का तालाब, कटरा बाजार, एटा तिराहा, मैनपुरी तिराहा, रुकनपुर, बड़ा बाजार आदि जगह पर होते हुए थाना पर आकर समाप्त हुआ। बाइकों से भी पुलिस जवानों ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। प्रिकॉशन बरत रहे हैं और हमने और एसडीएम साहब ने और थाना इंस्पेक्टर साहब हैं, हम लोग सभी लोग मासेस को हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। गली गली और चौराहों पे जाके मासेस से हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि वो घरों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिदों में ना जाएं। मस्जिदों में जो अधिकतम संख्या है 3 या 5, उससे अधिक लोग कोई भी मस्जिदों में नमाज़ नहीं पढ़ेगा। जो लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ेंगे वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन। इस दौरान अधिकारी लाउड स्पीकर से अनाउंस भी कर रहे थे, मास्क का प्रयोग जरूर करें, घरों में ही रहें, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर। आगरा के थाना एतमादपुर के भागुपुर स्थित निर्माणाधीन आटा मिल की तीसरी मंजिल से गिरने पर मजदूर घायल हो गया। आनन फानन में कर्मचारी उसे आगरा अस्पताल लेके गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एतमादपुर थाना क्षेत्र के भागपुरा स्थित गोवर्धन एग्रो फ्लोर मिल में निर्माण कार्य चल रहा था। उसी वक्त बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे विनोद कुमार काम करते वक्त तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौके पर मौजूद मुनीम ने उसे आगरा प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी देर रात मौत हो गई। जिसकी सूचना पाकर परिजन फ्लोर मिल पर इकट्ठा हो गए और जिसे देख अन्य कर्मचारी भाग खड़े हुए। कैसे गिरे थे, क्या हुआ? ये बता रहे थे ऊपर जो लिफ्ट जा रही थी उसमें से इनका जो ऊपर से ट्रॉली पलट रही थी, उसमें तो चप्पल स्लिप होने की वजह से नीचे गिर गई है। यहाँ क्या करते थे, क्या काम करते थे? काम करते थे बेलदारी कर रहे थे। जब उसके बाद यहाँ कोई मिला है आप लोग यहाँ आए हैं तो कंपनी का कोई है यहाँ पर? नहीं। किसी कोई बात हुई है? वो थे मैनेजर थे वो अंकल जी। कितने दिनों से काम कर रहे थे यहाँ पर? अब उनको 2-2.5 महीना हो गया था। ये काम करता था, मालूम सो ऊपर काम कर रहा था, सो ऊपर से गिर गया जाने कैसे। अच्छा, कौन सी कंपनी थी, क्या काम करते थे यहाँ? ये बेलदारी करता था। किस काम वैसे यहाँ क्या किसी कंपनी किस चीज़ की है? एक कंपनी किसी बनिया की है, फ्लोर मिल। काम शुरू नहीं हुआ है इसमें? काम शुरू नहीं हुआ है अभी, मालूम इसमें रिपेयरिंग का काम हो रहा है। सर गिरे थे, उसके बाद घायल हुए थे, वहाँ इलाज के लिए काम? हमको तो सर बाद में मालूम पड़ा है, हम तो बाद में पहुँचे, ये तो यहाँ से अपने हिसाब से लेके भाग गए यहाँ से। कौन ले गया था? अब ये नहीं पता, यहीं से कोई ले गया, मिल का ही कोई आदमी। फिर क्या हुआ है, डेथ हो गई है? फिर इनकी डेथ हो गई है। तो फिर आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ कोई मिला है उसको? यहाँ हमको कोई नहीं मिला है, यहाँ कंपनी में कोई आदमी नहीं है? कंपनी में कोई आदमी नहीं मिला है। सूचना पाकर ग्रामीण भी फ्लोर मिल पर एकत्रित होने लगे और मिल मालिक को मौके पर बुलाए जाने की मांग करने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों को समझा बुझा कर शांत करा दिया गया और तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मृतक विनोद कुमार अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ गया है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। फिरोजाबाद जिले के नगला खंगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। हादसा होने के बाद बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। फिरोजाबाद जिले के नगला खंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज तड़के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। हादसा होने के बाद बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा एम्बुलेंस और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे यूपीडा एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय शिकोबाद में भर्ती कराया है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। क्या था सर? बस तो तेज थी ही, मैं तो अपने चैम्बर में अंदर था, बट एकदम से ही झटका लगा, बाहर सब गेट वेट पिचक गया। मैं निकला, बच्चों को जैसे तैसे छोटे बैग लेके निकाला, बाकी सामान लगेज मोबाइल वोबाइल सब वहीं पड़ा हुआ है। और उसके बाद बाहर निकले, खिड़की गेट दब गया था, खिड़की का छोटा सा हिस्सा था, उसी से 1 बाय 1 सबको निकाल रहे थे। बाहर आके देखा तो जो मेन पिलर है जिसपे वो 180 किलोमीटर ये सब लिखा रहता है बस और उसका, और डिवाइडर के ऊपर जो लगा रहता है, तो उसने डिवाइडर के ऊपर चढ़ा के उसी खंभे में आधी बस ऐसे करके घुसेड़ दी है, जिसकी वजह से पिचक गई। समय 3 बजे एक वॉल्वो बस जो कि प्रतापगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें लगभग 57 सवारियां थी।
वह बस चालक को नींद आने की वजह से, जैसा कि बताया जा रहा है, 69.7 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर आगरा की तरफ वो डिवाइडर पर चढ़ गई। डिवाइडर पर चढ़ने के बाद एक खंबे पर टकरा गई। खंबे पर टकराने की वजह से उसके भीषण एक हादसा हुआ, जिसमें कि लगभग 5 सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई। उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 सवारियां जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। उनका उपचार वहां पर चल रहा है। सूचना पर पहुंचे सीओ सिरसागंज इराज रजा ने बताया, चालक को नींद आने के चलते यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। बस में 57 यात्री सवार थे, जिसमें से 20 को मामूली चोटें आई हैं। वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं 5 गंभीर घायलों को शिकोहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा थाना शमशाबाद के लोहारी मंदिर के पास नीम के पेड़ पर 30 वर्षीय संतोष पुत्र भगवान सिंह निवासी थाना बसई अरेला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। जानकारी होने पर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, तो वहीं सूचना मिलते ही मृतक के परिवारजन भी पहुंच गए। आगरा थाना शमशाबाद के लोहारी मंदिर के पास नीम के पेड़ पर 30 वर्षीय संतोष पुत्र भगवान सिंह निवासी उरा जवाहर थाना बसई अरेल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सबकी सूचना पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुड़ गई, तो वहीं सूचना मिलते ही मृतक के परिवारजन भी मौके पर पहुँच गए। वहीं लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक पुरा इसौली अपनी ससुराल आया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ईद के पर्व को देखते हुए एडीजी जोन अजय आनंद जनपद फिरोजाबाद की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए फिरोजाबाद पहुंच गए। फिरोजाबाद पहुंचे एडीजी जोन आगरा अजय आनंद ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इसके अलावा फिरोजाबाद पुलिस के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और लोगों से पुलिस ने अपील की कि लॉकडाउन का पालन करते हुए ही त्योहार मनाएं। शनिवार को ईद का त्योहार है, मगर शनिवार को मिनी लॉकडाउन भी है। यानी प्रदेश सरकार के मुताबिक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन का रूप दिया गया है। इन 2 दिनों में लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वह जरूरतमंद चीजें जैसे सब्जी, दूध और दवाइयों के लिए ही निकल पाएंगे। ऐसे में ईद के त्योहार पर कहीं भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना कर दे, इसको लेकर जोन और रेंज के साथ जिले के पुलिस अधिकारी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। आगरा के एडीजी जोन अजय आनंद शुक्रवार को जनपद फिरोजाबाद पहुंच गए। जनपद फिरोजाबाद पहुंचे एडीजी जोन अजय आनंद ने फिरोजाबाद पुलिस अधीक्षक के साथ में बैठक की। जनपद फिरोजाबाद के अधिकारी को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जैसा आपने बताया कि कल बकरीद है, उसके बाद 3 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद आगामी जन्माष्टमी आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ के एसएसपी साहब से और बाकी सभी सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक पहले मैंने चर्चा की। जो सुरक्षा व्यवस्था हुई है उसकी समीक्षा मैंने की है। और आज ये फ्लैग मार्च मैंने जो हमारे जवान के जैसे कि जवान हमारे जो सिविल पुलिस के जवान के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि लोगों में एक विश्वास अर्जित हो। और क्योंकि इसके साथ साथ ही शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहता है, साप्ताहिक बंदी रहती है, तो इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप साप्ताहिक बंदी का पालन कीजिएगा तो उसका पालन करिएगा, मास्क लगा के चलिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, 2 गज जरूरी और मास्क को पहनना भी जरूरी। तो अगर दोनों चीज़ आप फॉलो करते हैं तो जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसको हम लोग तोड़ने में सफलता मिलेगी। अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद एडीजी जोन अजय आनंद ने जनपद फिरोजाबाद के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में जहां फिरोजाबाद जनपद की पुलिस थी, तो वहीं पीएसी भी कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। फ्लैग मार्च के दौरान एडीजी जोन अजय आनंद ने लोगों से अपील की कि वे ईद का त्योहार सौहार्द के साथ मनाएं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मिनी लॉकडाउन का पालन भी करें। जनपद फिरोजाबाद के अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो तो प्रभावी कार्रवाई भी की जाए। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साप्ताहिक बंदी शनिवार रविवार का साप्ताहिक बंदी है, उसका पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। और हम सभी के माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि त्योहारों में हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ रहेगी और यही व्यवस्था हमारे पूरे आगरा जोन में
एडीजी के दिशा निर्देश के बाद जनपद फिरोजाबाद की पुलिस अब सड़कों पर नजर आ रही है। बैरिकेडिंग लगाकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जगह जगह पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखा जा रहा है। सिरसागंज में जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद द्वारा अनवरत सम्मान श्रृंखला में सोनी शिवहरे को नगर पालिका सिरसागंज में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं उनके कार्यों की जमकर सराहना की गई। सिरसागंज में जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद द्वारा अनवरत सम्मान श्रृंखला में जिला समन्वयक अश्वनी कुमार जैन ने नगर पालिका परिषद सिरसागंज के अध्यक्ष सोनी शिवहरे को नगर पालिका सिरसागंज में प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। अश्वनी कुमार जैन ने बताया कि वर्तमान के इस वैश्विक महामारी कोविड के इस दौर में लॉकडाउन के समय नगर पालिका अध्यक्ष सोनी शिवहरे ने निसंदेह अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किए हैं। सोनी शिवहरे सामाजिक व संस्कारों से परिपूर्ण है। उन्होंने अपने पालिका अध्यक्ष के पद पर नगर में विभिन्न सामाजिक कार्य भी कराए हैं। उन्होंने जिला विज्ञान क्लब की ऑनलाइन कार्यशाला में मुख्य अतिथि की भूमिका का निर्वहन करते हुए जनपद के विभिन्न शिक्षकों के साथ कोरोना बचाव पर अपने विचारों को साझा किया है। जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद की तरफ से जो मुझे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान दिया गया है, उसके लिए मैं अपने बड़े भाई अश्वनी जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो कार्यशैली है, इस ज़िले में जो आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, निरंतर इसी तरीके से आप नित्य नई ऊंचाइयों को छूते रहें। इस विज्ञान क्लब के द्वारा जो आपके द्वारा जो अच्छे कार्य हुए हैं वो निरंतर होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। फिरोजाबाद द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। सम्मान के इस अवसर पर ओमकार वर्मा, निखिलेश जैन, अनुज वर्मा आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। क्षेत्र में बढ़ते रोगियों का बड़ा कारण ये भी है कि लोग संक्रमण रोकने के लिए गंभीर नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मजाक बना हुआ है। 2 दिन के लॉकडाउन का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। फिरोजाबाद के शिकोवाद में कोरोना लगातार जोर पकड़ रहा है। बड़ा बाजार बजरिया में राम मनोहर नामक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नगर पालिका को सूचना मिलते ही अधिशासी अधिकारी के आदेशानुसार सफाई निरीक्षक दिनेश यादव के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बड़ा बाजार बजरिया में सैनिटाइज का छिड़काव कराया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सभी मोहल्ले वालों के नाम नोट किए गए, जिनको सैंपल के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवाया गया और सभी को बताया गया कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। सरकार की ओर से शुरू किए गए अनलॉक में बकरों की बिक्री अभी भी पूरी तरह से डाउन ही पड़ी है। आलम है कि बाजार में इस वर्ष बकरों की हाट या मंडी कहीं नहीं लग पा रही। मुस्लिम समाज का आरोप है कि जैसे ही बकरों का बाजार लगता है, तुरंत ही पुलिस आकर मारपीट कर उन्हें भगा देती है। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का चांद देखने के बाद से ही बाजारों में बकरों की जाती थी। आगरा शहर में ही इनकी मंडी से लेकर मंटोला, मीरा हुसैनी, नायकी मंडी, ताजगंज, ईदगाह आदि क्षेत्रों में बकरों की बड़ी बड़ी हाट लगती थी और दूर दराज गाँव से, देहात से बकरों के व्यापारी इन्हें बेचने के लिए आते थे, तो वहीं खरीदार भी पूरे शहर से इन मंडियों में पहुंचते थे। 10 दिन तक बकरों का बाजार पूरी तरह से रोशन रहता था। शाम 6 बजे से शुरू होने वाली बकरों की मंडी पूरी रात गुलजार रहती थी, लेकिन इस बार आलम है कि बाजारों में मंडी बकरों की आवक काफी कम हो गई है। कोरोना वायरस का ग्रहण बकरों की बिक्री पर भी लगा हुआ साफ नजर आ रहा है। जहां हर समय सैकड़ों बकरे नजर आते थे, वहां अब एक भी बकरा बिक्री के लिए नजर नहीं आता। मुस्लिम समाज का आरोप है कि प्रशासन इस बार बकरों की बिक्री नहीं होने दे रहा। जैसे ही व्यापारी बकरे लेकर बाजार में आते हैं, पुलिस आकर उन्हें भगा देती है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि इस बार बकरे खरीदने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बाजार में बकरों की गिनती बहुत कम हो गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि वे सरकार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि जैसी गाइडलाइन का पूरा पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बकरों की बिक्री नहीं होने दी जा रही, जिसके चलते इस वर्ष त्योहार जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है और बाजार से लेकर घरों में त्योहारों की कोई रौनक नहीं बची है। सर असल में बात ये है, लॉकडाउन है, लोग बहुत टूटे पड़े हुए हैं, लोगों को पैसा नहीं है। अगर बकरे वाले बकरे लेके आ भी रहे हैं, वो सोच रहे हैं जल्दी बेच हैं। अगर वो मंडी में पहुंच रहे हैं तो मैं उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें हाथ में लगा नहीं दे रहे प्रशासन को, और वो इधर उधर भग रहे हैं, कहाँ जाऊँ। और की हालत बहुत डाउन है।
और बकरे वाले भी जो सोच रहे हैं अगर ग्राहक जो मिल जाए वो ले लें। अगर आगे बकरा और ज़्यादा महंगी रात हो जाएगी तो फिर वो बिका नहीं देता और परेशानी हो जाएगी बकरे की। ज़्यादा भारी बकरा हो जाएगा तो बिगड़ भी जाती है। रात में यही तो लॉकडाउन जब हुआ तो कारोबार पर वैसे बहुत टूटे पड़े हुए हैं और लोग कोशिश भी कर रहे हैं इस टाइम बकरा खरीदने की। और प्रशासन हमारे यही दरख्वास्त है, जैसे कि जब मंडी के लिए लोग बाग आ रहे हैं, बकरे वाले काफ़ी दूर दूर से लोग बाग आ रहे हैं, हर आदमी अपने धंधे के लिए आ रहा है किसी न किसी जरिए। तो प्रशासन से हमारे ये रिक्वेस्ट है उन्हें थोड़ी बहुत मोहलत दी जाए और उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है लोग सोशल डिस्टेंस के जो एहतियाती करें, मतलब लोगों को अपनी जैसे दिक्कत न करें। और ये है ये काम धंधे है नहीं, आदमी के हाथ पे हाथ घर बैठ हुआ है। बकरे वाले बकरा बेचने के लिए आ रहा है, उन्हें मार के हाथ पैर और बकरों की जिंदगी खराब करे दे रहा है। आदमी के पास पैसा हो तो हाथ पैर फेंके, वो क्या करे, हर चीज़ पे पाबंदी लगा रखी है कि कोई जानवर नहीं कटेगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। कहाँ तक मुसीबत उठाई जाएगी, कहाँ तक परेशानी होगा। जैसे भी टाइम को पास कर रहा है चल रही है गाड़ी, कैसी भी चल रही है। ऐसा रहेगा कुछ ना कहीं लोग ऐसे रहेंगे कि जो सहूलियत के हिसाब से जो है अपने आपस में कंबाइन कर करके कोई बड़े जानवर पे जैसे भैंस है, बकरा है, इन चीज़ों के ऊपर कुर्बानी कर सकते हैं। भैंस के अंदर जो है 7 हिस्से लगाए जाते हैं, तो भैंस को जो है देखते हुए कुर्बानी जो है कर सकते हैं, तो 7 लोगों की कुर्बानी उसमें हो जाएगी। इस बार जो रहेगा वो कुर्बानियों की जिसके पास है वो करेगा और जिसके पास नहीं है, जो बेचारा कहीं से अपने जो है जोड़ के करता था, कुछ अपना गल्ला लगा के करता था, तो वो जो सारी चीज़ें करता था तो उसके हिसाब से कुर्बानियाँ करता था। तो वो लोग इस बार मिडिल क्लास के जो है वो लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास भरपूर है वो कुर्बानी करेंगे। इसलिए जो है दाम कम है बकरे के, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और पैसे नहीं है तो वो दाम कम होने के बावजूद भी जो है बकरे खरीद नहीं पा रहे हैं। अगर उनके पास पैसे हों तो वो बकरे खरीदें, क्योंकि इस वक्त इंसान 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से ला पा रहा है, तो बकरे चलेगा। कोविड-19 का इस वक्त जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर असर है। तो बात करें हम अपने आगरा शहर की, तो जाहिर सी बात है कि आगरा के अंदर कोविड-19 की पूरी तरीके से भारी पड़ा हुआ है लोगों के ऊपर। ना कोई लोग ख़रीदारी कर रहे हैं ना कुछ। ज़्यादातर देखा जाए तो बकरे जो है इस वक्त बहुत जो है आ रहे हैं, लेकिन ख़रीदार इसका बिल्कुल कोई नहीं है। जो बकरा 40,000 का, उस बकरे के 15,000 या 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लग रहा। इस बार बिल्कुल भी स्थिति एकदम लॉकडाउन की वजह से पूरी की पूरी निरस्त है। त्योहार जैसा नहीं लग रहा। बकरा मंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। पुलिस बकरा मंडी लगने ही नहीं देती है और बकरा एकदम से रेट या तो पता ही नहीं चलती है रेट बढ़े हैं या बकरे के रेट कम हो रहे हैं। और त्यौहार तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा और लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से पैसे नहीं है, ना खरीद पा रहे हैं, ना ले पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं। अगर देखने भी अगर बकरा रुक भी जाते हैं तो पुलिस बिल्कुल भी एकदम से मंडी को लाठीचार्ज कर देती है और बिल्कुल बकरा मंडी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। बहुत परेशान है बकरे वाले। मतलब पुलिस बहुत ज़्यादा मारा पीटी करी है। अभी भी 2 दिन पहले इनकी मंडी के अंदर काफ़ी मारा पीटी करी गई है उनके साथ। जैसे बकरे वाले आते हैं वैसी भगदड़ सी मच जाती है। तो उस माहौल के अंदर जो है ग्राहक भी खरीदना पसंद नहीं करता है कि नाम उसका ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना चाहिए, ये बात सही है। थोड़ा सा त्योहार को भी देख के थोड़ा वो करना चाहिए। हालांकि इन सभी बातों को लेकर पिछले काफी समय से मुस्लिम समाज के लोग प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे थे और बाजारों में भीड़ भाड़ के चलते कहीं किसी मैदान में बकरों की हाट लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रशासन अभी तक आश्वासन देता रहा और बकरों की बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिसके चलते मुस्लिम समाज के लोग कुर्बानी के लिए बकरे नहीं ले पा रहे और उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003003।